नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। अभय दुबे जी एक बहुत बढ़िया बातचीत करते हैं मेरे साथ। राहुल गांधी की जान को किससे खतरा है, उन्होंने विस्तार से बताया। आखिर राहुल गांधी की विदेश यात्रा को क्या इंटेलिजेंस कवर करती है, बीजेपी का आईटी सेल कवर करता है? क्यों पीछे पड़े हैं राहुल गांधी? क्या सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी ने मोदी का कद कम कर दिया? राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ा दिए और अब वक्त आ गया है क्या इंडिया गठबंधन का संयोजक राहुल गांधी को बना देना चाहिए? अभय दुबे की विस्फोटक बातचीत है। बातचीत सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। जी। चीन के राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखते हैं। मैं मेल नहीं कह रहा, चिट्ठी कह रहा हूँ, क्योंकि अखबारों ने चिट्ठी छापी है। और जब प्रधानमंत्री चीन जा रहे होते हैं तो क्या अखबार में खबर छपा दी जाती है कि चीन के राष्ट्रपति ने भारत के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी कि हम संबंध बढ़ाना चाहते हैं। और वो चिट्ठी पता नहीं कैसे गोदी मीडिया को मिल गई। तो हमने आपने सवाल भी उठाया था कि इस दौर में चिट्ठी कौन लिखता है? कोई डाकिया थोड़ी ना, या कबूतर से चिट्ठी थोड़ी ना आती है, मेल चलता है अब तो कौन सा चीन ने चिट्ठी भेजी? वो चिट्ठी गोदी मीडिया को मिल गई। ऐसी सीआरपीएफ ने कहा खड़गे चिट्ठी लिखी कि साहब राहुल गांधी कई बार नंबर दिया, नंबर ऑफ इतनी बार विदेश यात्रा गए हैं और विदेश गए हैं और उन्होंने बताया नहीं है सिक्योरिटी को। सीआरपीएफ ने लिखा है, लेकिन वहां पे जहां तक चिट्ठी पहुंचनी चाहिए थी उससे पहले मीडिया के पास चिट्ठी पहुंच जाती है। तो क्या ये भारत सरकार सुरक्षा इसलिए दे रही है कि वो बदनाम कर सके सिक्योरिटी वालों की तरफ से ऐसी चिट्ठी लिखा के राहुल गांधी को? क्या सच है ये कि राहुल गांधी सिक्योरिटी तोड़ते हैं? आपको क्या लगता है हकीकत में जो एक बार राहुल गांधी को बदनाम करने की पहले भी साजिश रची गई थी, पप्पू पप्पू पप्पू, उसमें कामयाब नहीं हो पाए, तो एक नया पैतरा है? खेल क्या है इस कहानी के पीछे? देखिए, इस आपने जो सवाल उठाया है वो बहुत गंभीर सवाल है और मुझे लगता है कि मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करें, क्योंकि इसके अंदर साजिश भी है और चिंता भी है, दोनों बातें हैं। साजिश का पर्दाफाश किया जा सकता है, लेकिन चिंता जो है वो उससे जाती नहीं है, वो अपनी जगह पर कायम रहेगी। जो सीआरपीएफ के एक नाम मैं उनका भूल रहा हूं, जो इस प्रकार की वीआईपी सुरक्षा के इंचार्ज हैं, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है कि राहुल गांधी अपनी विदेश यात्राएं करते समय करने के 15 दिन पहले हमें सूचित नहीं करते हैं, ताकि हम इसलिए अब उनका ठीक से उनकी सुरक्षा व्यवस्था कर पाने में हमको दिक्कत होती है। वो बार-बार सुरक्षा का जो प्रोटोकॉल होता है, जैसे येलो बुक, पीली किताब है कोई प्रोटोकॉल की, उसमें जो लिखी हुई हैं बातें, प्रावधान लिखे हुए हैं, उनका उल्लंघन करते रहते हैं राहुल गांधी। आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले, खासतौर से उपराष्ट्रपति के चुनाव के ठीक पहले, बीजेपी के मीडिया सेल ने, बीजेपी के आईटी सेल ने यह अफवाह उड़ाई कि राहुल गांधी बिना किसी को बताए हुए वो विदेश में छुट्टी मनाने के लिए चले गए हैं। और बड़े पैमाने पर ये बताया गया, ये साबित करने की कोशिश की गई कि ये फिर से ये पार्ट टाइम और रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, वहां पर यात्रा की बिहार में और उसके बाद में मौज मजा करने के लिए विदेश भाग गए। लेकिन वो बात गलत थी। राहुल गांधी वहां प्रकट हुए और उन्होंने वहां पर वोटिंग की वगैरह सब ये, तो उसके बाद से ये लोग थोड़े सिटपिटा गए, क्योंकि फिर कांग्रेसियों ने भी अपनी तरफ से, उनके मीडिया सेल ने भी इन लोगों को आड़े हाथों लिया। अच्छा, दूसरे भाजपा की तरफ से लगातार ये प्रचार किया जाता है कि राहुल गांधी एक विपक्ष के नेता जरूर बन गए हैं, लेकिन काफी गैर जिम्मेदार किस्म के व्यक्ति हैं। विपक्ष के नेता में जितना उत्तरदायित्व होना चाहिए, इतनी गंभीरता होनी चाहिए, इतनी गरिमा होनी चाहिए, इतनी गहराई होनी चाहिए, वो सब राहुल गांधी में है नहीं। तो इस बार इन लोगों ने, बड़े दुख की बात है कि इन्होंने अपने राजनीतिक गोटी लाल करने के लिए सीआरपीएफ को इस्तेमाल किया और सीआरपीएफ की तरफ से एक अजीबोगरीब किस्म की चिट्ठी लिखवाई गई। ये चिट्ठी इसलिए अजीबोगरीब है क्योंकि राहुल गांधी की सुरक्षा की जो समस्या है, उस समस्या का उनकी विदेश यात्राओं से कभी कोई संबंध नहीं रहा। जो कांग्रेस की तरफ से जब भी ये सवाल उठाया गया है कि राहुल गांधी की सुरक्षा के प्रति चिंताएं पेश की गई हैं, वो कभी भी उनकी विदेश यात्राओं के संदर्भ में नहीं की गई हैं। वो भारत में उनकी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, वो जिस तरह जनता से मिलते जुलते हैं, आंदोलनों में भाग लेते हैं, अपनी यात्राएं करते हैं, और तो उसमें उसके संदर्भ में ये बातें कही गई हैं। और जो हिंदुत्ववादी, आक्रामक किस्म के हिंदुत्ववादी हैं, जो हिंसा में विश्वास करते हैं, उनसे, पूना के कोर्ट में राहुल गांधी के वकील ने ये कहा कि जो सावरकर संबंधी राहुल गांधी की टिप्पणी थी, उस टिप्पणी के खिलाफ जो लोग मुकदमा चला रहे हैं राहुल गांधी पर, उनसे राहुल गांधी की जान को खतरा है।
ये उन्होंने कहा। तो भारत के अंदर राहुल गांधी को जो खतरा है उसके प्रति न सीआरपीएफ को कोई चिंता है, न भारतीय जनता पार्टी को चिंता है, न उसके आईटी सेल को चिंता है, न नरेंद्र मोदी को चिंता है। बात उठाई जा रही है उनकी विदेश यात्राओं की, ताकि उनको एक बार बार विदेश यात्रा करने वाले व्यक्ति के रूप में उनको चिन्हित किया जा सके। दूसरे, उनको एक गैर गंभीर व्यक्ति के रूप में चिन्हित किया जा सके कि बार बार ये अपना सुरक्षा का प्रोटोकॉल तोड़ते हैं। तीसरी बात यह है कि ऐसा करके एक तरह से राहुल गांधी की जो देश के अंदर जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, जो पिछले दिनों से बहुत बढ़ गई हैं, उन राजनीतिक गतिविधियों को भी सीमित किया जाए। इस तरह का राहुल गांधी के ऊपर एक दबाव पैदा किया जाए। इस तरीके से ये बिल्कुल एक तितरफा किस्म की एक गतिविधि जो है इन लोगों ने चलाई है, और वो उसको इस तरीके से पूरे मामले को पेश कर रहे हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है संजय जी कि राहुल गांधी हिंदुस्तान के अंदर जो गतिविधियां करते हैं, जिनमें कभी भी उनके ऊपर कोई खतरा पैदा हो सकता है। देखिए, राहुल गांधी की विशेषता क्या है, किस मामले में नरेंद्र मोदी से अलग है। नरेंद्र मोदी जनता से अपनी दूरी के जरिए राजनीति करते हैं, वो जनता से लगातार दूर रहते हैं। उनके जब जनता से उनका संपर्क दिखाया भी जाता है तो पूर्व नियोजित होता है, जैसे फिल्म के सेट पे शूटिंग चल रही हो, उसमें सब कुछ तय होता है, कौन अपना हाथ हिलाएगा, नरेंद्र मोदी को कौन छुएगा, किसको नरेंद्र मोदी छुएंगे, कौन मोदी जिंदाबाद के नारे लगाएगा, नरेंद्र मोदी किसको देख के मुस्कुराएंगे, किस बच्चे को गोद में उठाएंगे, सब कुछ पहले से सेट होता है, पहले से तय होता है। वैसे कि निर्देशक जो है पूरे सेट पे चल रही एक्टिंग जो है उसको पूरी तरीके से संचालित कर रहा हो। राहुल गांधी के कार्यक्रमों में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई उसमें पूर्व नियोजन नहीं होता। पहले से घोषणा होती है कि राहुल गांधी आएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, चाहे वो मंच पे हो, चाहे वो मंच के नीचे हो, चाहे वो सड़क पे चल रहे हो, चाहे वो किसी कार के ऊपर चल के रोड शो कर रहे हो। कोई भी उनका हाथ पकड़ता है, किसी से भी हाथ मिलाते हैं, किसी की भी पीठ पे हाथ मारते हैं, कोई उनसे बात करता है। एक बार तो अभी बिहार में जब वो मोटरसाइकिल पे थे तो एक आदमी झपट के उनको चूमने की कोशिश कर रहा था, बाद में उनको हटाया गया है। तो राहुल गांधी की स्थिति ये है। तो राहुल गांधी को बेहतर सुरक्षा घेरे की जरूरत है जब वो देश में राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हो। लेकिन सीआरपीएफ की चिट्ठी कहती है कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं के कारण जो है वो प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। ये दोनों बातें एक दूसरे से टकराती हैं। मेरा अपना मानना यह है कि राहुल गांधी की जान को खतरा है, और वो खतरा उनकी विदेश यात्राओं से खतरा नहीं है। और हालत क्या है, जो बीजेपी का जो आईटी सेल है वो लगातार राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को ट्रैक करता है, जो कि गलत है और गैरकानूनी है। और वहां पे उनकी तस्वीरों को, अगर वो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो वो तस्वीरों को नेट पे जारी करता है। राहुल गांधी की लोकेशन है, वो लोकेशन बताता है मतलब सबको वो। तो अगर राहुल गांधी को विदेश यात्राओं में खतरा है तो वो बीजेपी के आईटी सेल की वजह से खतरा है। जी, ये आपको लगता है कि ये सब सरकार के इशारे पे होता होगा कि राहुल गांधी जहां जाए वहां पे उनका पीछा कराया जाए, उनको ट्रैक कराया जाए, उनके फोटो जारी कराए जाए? आपको लगता है ये सब सरकार के इशारे पे होगा? ये तो एक स्वाभाविक सी, मैंने जितनी बातें, ये स्वाभाविक सी बात है। और किसकी वजह से हो सकता है? ये इसी की वजह से हो सकता है, और इसका कोई कारण हो ही नहीं सकता है। भाई, एक व्यक्ति है, जब वो वीजा कहीं का लेते हैं तो भारत सरकार को पता होता है, वो दिल्ली के हवाई अड्डे से ही फ्लाइट लेते हैं। सब कुछ तो भारत सरकार के पास सारा डेटा और सारे आंकड़े होते हैं उसमें, सब कुछ सबको पता होता है। उसके बाद में इस बात के इर्द गिर्द कैसे, किस तरह वितंडा बनाया जा रहा है, आप इस बात को देखिए ना। हाँ, उसको बदनाम। अच्छा, आप देखो कि अब से नहीं है, राहुल गांधी पप्पू हैं, राहुल गांधी ऐसे बयान देते हैं, इधर से आलू उधर से सोना। वो राहुल गांधी इतने सालों तक खामोश रहे, कभी बोला नहीं वो आदमी। मैं मतलब मुझे तो, अगर अभय जी, मैं कुछ चीज़ों में अच्छा हूँ, मैं मानता हूँ अच्छे इंसान हूँ, मैं घमंड नहीं कर रहा, लेकिन अभी भी मेरे अंदर इतना कंट्रोल नहीं है। कोई मेरे बारे में खराब बात कहता है तो मैं उस आदमी से कट जाता हूँ, मतलब उसका नुकसान ना करूँ, लेकिन फिर मैं उससे बात करना बंद कर देता हूँ, रिएक्ट भी कर देता हूँ कभी कभी। लेकिन राहुल गांधी पे पूरे देश में हमला हो रहा, वो आदमी बोल नहीं रहा। बोला तब जब वो कन्याकुमारी से कश्मीर चल दिया अकेला, हाफ टी शर्ट में, जाड़ों की कड़कड़ाती ठंड में, और फिर पूरे देश जुड़ गया। तब उसने दिखाया कि शरीर साधा कैसे जाता है, और किस तरह कोई साधक अपनी बात कह सकता है। कि उसने कहा मैं मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूँ।
तो आपको लगता है कि इस दौर में मोदी को सबसे बड़ा खतरा राहुल गांधी से हो गया है? उनको लग रहा है कि राहुल गांधी का ग्राफ जिस तेजी से बढ़ रहा है, राहुल गांधी जिस तरह से एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ते चले जा रहे हैं, भविष्य में उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी भी हो सकती है। देखिए, हर नेता में बहुत सी खामियां और खूबियां होती हैं, जो राहुल गांधी में भी हैं। पिछले दिनों उनकी खूबियों की संख्या बढ़ी है और खूबियां ज्यादा प्रभावी हुई हैं। खामियों का पलड़ा जो है वो ऊपर हुआ है, खूबियों का पलड़ा नीचे झुका है, और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। खूबियों का पलड़ा झुक रहा है और खामियों का पलड़ा ऊपर उठ रहा है। इन सब के बावजूद मैं ये मानता हूं कि अगर भाजपा और नरेंद्र मोदी को कोई हराएगा तो वो राहुल गांधी ही हराएंगे, और राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष हराएगा। और कोई भी ऐसी शख्सियत भारत में उठ नहीं रही है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति राहुल गांधी से इस मामले में कोई प्रतियोगिता कर रहा हो, विपक्ष में कोई और दूसरी हस्ती हो। आपको ध्यान होगा कि जब 2024 के चुनाव से पहले जब इंडिया गठबंधन बना था, तो उस इंडिया गठबंधन में कई क्षेत्रीय नेता ऐसे थे जिनके बारे में माना जाता था ये भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं अगर विपक्ष जीतता है तो। उसमें अरविंद केजरीवाल थे, उसके अंदर ममता बनर्जी थी, ये सब लोग थे उनके अंदर। इनकी भी चर्चा होती थी, जब रेटिंग एजेंसियां होती थी तो इनकी भी कुछ रेटिंग निकल के आती थी। भले राहुल गांधी से कम हो, लेकिन कुछ रेटिंग होती थी इनकी। ये लोग भी जो है वो दावेदारी में थे। लेकिन 2024 के चुनाव के बाद में और उसके बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम चला पिछले एक साल में, ये लोग रेटिंग से बाहर हो गए सब। ये लोग अभी भी अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ताकतवर नेता हैं। अरविंद केजरीवाल अभी भी दिल्ली और पंजाब के बड़े नेता हैं। ममता बनर्जी का बंगाल में कोई जवाब ही नहीं है। सब लोग बड़े नेता हैं ये लोग। लेकिन ये लोग, इन लोगों की जो राष्ट्रीय छवि बन रही थी, मतलब या बनाई जा रही थी, वो सब प्रक्रिया बंद हो गई है। अच्छा, कांग्रेस के अंदर भी राहुल के खिलाफ प्रियंका को खड़ा किया जाता था, आपको ध्यान होगा कि राहुल बनाम प्रियंका को आगे बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार की चर्चाएं होती थी सोशल मीडिया पर भी कि सोनिया गांधी अपने बेटे को ही क्यों आगे बढ़ा रही हैं, वो अपनी बेटी को क्यों नहीं आगे बढ़ा रही हैं। प्रियंका गांधी ज्यादा अच्छी हिंदी बोलती हैं, देखिए वो कार्यकर्ताओं को कितना अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। उनको साड़ी का उन्होंने किस तरह पल्ला झटका, उससे कार्यकर्ता उनके ऊपर मोहित हो गए, किस तरह वो मुस्कुराई, इससे कार्यकर्ता दीवाने हो गए। ये तमाम इस तरह की बातें की जाती थी बहुत ज्यादा। इसमें पत्रकार और मीडिया कर्मी भी शामिल होते थे, और कांग्रेस के हमदर्दों के बीच में भी इस तरह की बातें होती थी। ऐसी बात नहीं कि ये बातें दुश्मनी से ही होती हों, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर से भी ये बातें होना बंद हो गई। अब प्रियंका गांधी राहुल गांधी के लिए पूरा भूमिका निभाती हैं, राहुल के लिए खड़ी हुई हैं, राहुल के लिए लड़ रही हैं, लेकिन वो राहुल गांधी के साथ प्रतियोगिता नहीं कर रही हैं। तो अब न तो राहुल गांधी का कांग्रेस के भीतर से कोई प्रतियोगिता रही, और न ही गैर भाजपा विपक्ष की तरफ से कोई प्रतियोगिता राहुल गांधी के सामने खड़ी हुई है। अब राहुल गांधी विपक्ष के अकेले नेता हैं पूरे देश में। हमें जाती तौर पर उनकी बहुत सी बातें पसंद हो ना पसंद हो, ये मतलब नहीं है, मैं उनमें लाख कमियां ढूंढ के निकाल सकता हूं। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी के मुकाबले गैर भाजपा राजनीति का सबसे बड़ा नेता अगर कोई व्यक्ति है तो वो राहुल गांधी है, और उनकी जो शख्सियत है उनका कद लगातार बढ़ रहा है। अच्छा, एक चीज और इसलिए, और जाहिर है अगर ऐसा है, नरेंद्र मोदी के लिए अभी तक तो नरेंद्र मोदी अकेले ही खिलाड़ी थे, मैदान में अकेले ही खेल रहे थे, उनके मुकाबले कोई खिलाड़ी नहीं था। लेकिन 2024 के चुनाव के बाद खिलाड़ी आ गया है, और वो खिलाड़ी उनके मुकाबले युवा है, वो खिलाड़ी उनके मुकाबले गरजदार आवाज में बोलता है, वो खिलाड़ी उनके मुकाबले फर्जी तपस्वी नहीं है बल्कि असली तपस्वी है। उसकी दाढ़ी काट छांट के तैयार नहीं की जाती, कोई हेयर ड्रेसर नहीं तैयार करता। वो दाढ़ी बेतरतीब होती है, उनको गालियां दी जाती हैं, फिर भी वो अपनी गालियों को चुनाव के मैदान में भुनाने की कोशिश नहीं करते। उनकी माँ को गालियां दी जाती हैं, फिर उनकी माँ भी चुनाव के मैदान में अपने आप को भुनाने की कोशिश नहीं करती। वो अलग तरह का नेता है, और देश की जनता ज्यादा से ज्यादा राहुल गांधी के बारे में जानना चाहती है। मोदी के बारे में जितना उसे जानना था वो जान चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मोदी के समर्थक नहीं है, मोदी के आज भी समर्थक हैं, बहुत समर्थक हैं। गिनती हो तो शायद राहुल गांधी थोड़े ज्यादा ही निकलेंगे, लेकिन वो समीकरण जो है धीरे धीरे बदल रहा है। अच्छा, मुझे ये बात की भी हैरानी होती है अभय जी कि इतना सब होने के बावजूद भी कांग्रेस को ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि इंडिया गठबंधन का अब एक अध्यक्ष होना चाहिए, एक दफ्तर होना चाहिए, एक सेक्रेटरी होना चाहिए। इस बात की अगर ये प्लानिंग करेंगे, हम लोग कई बार बातें विमर्श कर चुके हैं। अब जैसे अगर ये बाकायदा एक अध्यक्ष होता, एक सेक्रेटरी होता, एक दफ्तर होता, आपको लगता है ज्यादा बेहतर होता है इंडिया गठबंधन?
बिल्कुल, बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ। मेरा मानना है कि इनका एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम होता और इनका एक सचिवालय होता, इनके प्रवक्ताओं की एक मंडली होती, वो अगर बात होती तो फिर ज़्यादा बेहतर होता। अब पहली बार राहुल गांधी ने बिहार में वोट चोरी के खिलाफ जो यात्रा उन्होंने निकाली थी, वोटर अधिकार यात्रा, उस यात्रा के दौरान पहली बार ये बात कही है जो मुझे बहुत पसंद आई। मैं मानता हूं इस बात से वो सिलसिला शुरू हो जाएगा जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग अलग अलग घोषणा पत्र इस बार बिहार में नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कांग्रेस का घोषणा पत्र अलग होगा और वो राष्ट्रीय जनता दल का घोषणा पत्र अलग होगा। उन्होंने हम लोग सब मिलकर घोषणा पत्र देंगे। ये उसी तरफ जा रही है जिसकी हम लोग लगातार लंबे अरसे से अपेक्षा कर रहे हैं। क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन मजबूत बनता है तो इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय मंच पर एकजुट होकर एक अपना न्यूनतम साझा कार्यक्रम या घोषणा पत्र, उसी का एक ही चीज के दो नाम है, उसके रूप में सामने आएगा तो उसका एक ढांचा भी बनेगा और सांगठनिक स्वरूप भी उभर के आएगा। ये बात तो ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि आप 3-4 नाम बता दीजिए कि इंडिया गठबंधन के जो अध्यक्ष के रूप में, संयोजक के रूप में सबसे बेहतर नाम है, तो वो कौन कौन से होंगे? अरे भाई, किसी को भी देखिए, इसमें तो मुझे कोई दिक्कत नजर आती नहीं। इसमें बेकार में पिछली बार नीतीश कुमार के नाम को लेकर लफड़ा हुआ, उसी वक्त नीतीश कुमार को अध्यक्ष बना दिया जाता तो संयोजक बना दिया जाता तो सारी समस्या हल हो जाती। मेरा मानना यह है कि कांग्रेस इस वक्त इतनी शक्तिशाली हो चुकी है, उसके सांसदों की संख्या दोगुनी हो चुकी है, राष्ट्रीय पैमाने पर राहुल गांधी की छवि बहुत ही निखर के बढ़िया आ गई है। कोई उनके मुकाबले में जो कहते नहीं है कि कोई नहीं है चक्कर में, मतलब वो जो पूरा नारा है ना, मतलब है वो नारा बिल्कुल राहुल गांधी के ऊपर कोई नहीं, लागू। मत हाँ, पड़ो कोई नहीं है, चक्कर में, आप कोई पड़े नहीं हो टक्कर में। चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो राहुल गांधी के ऊपर वो नारा विपक्ष की राजनीति के संदर्भ में बिल्कुल फिट बैठता है। ऐसी स्थिति में किसी भी किस्म का कोई डर कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं होना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रभावशाली क्षेत्रीय नेता को जिसे संगठन गठजोड़ चलाने का अनुभव हो, उसको उसका अध्यक्ष बना देना चाहिए। ममता बनर्जी भी इसकी अध्यक्ष बन सकती हैं या और कोई भी इसका अध्यक्ष बन सकता है। उससे कोई कांग्रेस की हैसियत में या राहुल गांधी की हैसियत में या प्रधानमंत्री पद पे उनकी दावेदारी की हैसियत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, भाजपा और नरेंद्र मोदी तभी हारेंगी जबकि कांग्रेस चुनाव में प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ही इतने उम्मीदवार लड़ाती है, वही प्रदर्शन कर सकती है। कांग्रेस ही है जो पार्टी 150 से ज्यादा, 125 के आसपास सीटें ला सकती है। और कोई पार्टी कैसे ला सकती है? तृणमूल कांग्रेस केवल बंगाल में चुनाव लड़ती है, तो वहां से वो इतनी सीटें कैसे ला सकती है? डीएमके कैसे सीटें ला सकती है? ऐसी दिल्ली और पंजाब को मिला भी दिया जाए तो अरविंद केजरीवाल कितनी सीटें जीत सकते? सारी सीटें जीत जाए मान लीजिए दिल्ली और पंजाब की, तो 11 7 18 सीटें होती हैं कुल मिला के। आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली और पंजाब की सब सीटें जीत जाए तो 18 सीटें जीतेंगे। ममता बनर्जी अगर बंगाल की सारी 100% सीटें जीत जाए तो कितनी सीटें, जितनी सीटें 44 सीटें हैं शायद, उतनी सीटें जीतेंगी वो। जब कांग्रेस ही है, कांग्रेस की अभी 100 सीटें हैं कांग्रेस के पास, 99 वो जीती थी और एक बाद में उनके साथ एक जुड़ गया सांसद, 100 सीटें हो गई। कांग्रेस ही है जो कि 150 पौने 200 सीटें ला सकती है। जिस दिन कांग्रेस 150 पौने 200 सीटें लाई, यानी आज की संख्या में 50 से 75 सीटें जुड़ी, उसी दिन नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठे हुए दिखाई देंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि विपक्ष जो है पूरी तरह से मजबूत हो पा रहा? केजरीवाल क्यों अलग चले जा रहे हैं? केजरीवाल की गलती है, कांग्रेस की गलती है, इंडिया गठबंधन की मजबूती नहीं हो पाई, इसमें गलती किसकी है? देखिए, ये सब गलती वगैरह किसी की नहीं है, किसी एक व्यक्ति की। मैं मानता हूं ये भारतीय राजनीति काफी जटिल किस्म की है। आपको ध्यान होगा कि आज भाजपा हमें ज्यादा सफल दिखती है, इसलिए हमें लगता है कि भाजपा शायद इन जटिलताओं को आसानी से सुलझा लेती है। लेकिन आप उस जमाने के बारे में सोचिए जब भारतीय जनता पार्टी जगह जगह अपने लिए अपने अपने सहयोगी दलों की तलाश करती हुई घूमती थी। क्षेत्रीय दलों के ऊपर वो लोग डोरे डालते थे, कभी कोई उनके साथ जुड़ता था, कभी कोई नहीं जुड़ता था। जयललिता कभी उनके साथ जुड़ती थी, कभी जयललिता उनकी सरकार गिरा देती थी। तो भाजपा ये सारी समस्याएं भारतीय जनता पार्टी इन समस्याओं से दो चार हो चुकी है। ऐसी बात नहीं है, आज भी होती है। आज भी भारतीय जनता पार्टी को कई इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मीडिया में समीक्षा नहीं होती। एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसको बड़े पैमाने पर कैप्चर कर रखा है, इसलिए वो भाजपा की विफलताओं को ऊपर सामने दिखाई नहीं देता। और सोशल मीडिया में भी बहुत बुद्धिमान लोग नहीं सक्रिय है यहाँ पे, जो ठीक से बहुत समीक्षा कर पाए। वो तिकड़म स्टंटबाजी में सोशल मीडिया में ज्यादा लोग लगे रहते हैं।
मतलब वो यही बातें होती रहती हैं कि फलाना थर-थर काँप गया, फलाने के घुटने हिल गए वगैरह, बजाय इसके कि एक बुद्धिमानीपूर्ण समीक्षा करें कि भारतीय जनता पार्टी की समस्याएँ क्या हैं? भारतीय जनता पार्टी ने कितने चुनाव हारे हैं आज तक, इसका आंकड़ा देखिए कितना जबरदस्त आंकड़ा है। यशवंत देशमुख बार-बार ये आंकड़ा बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने चुनाव हारे हैं। केवल यही बात अगर बार-बार बताई जाए सोशल मीडिया पे कि भाजपा ने इतने चुनाव हारे हैं, तो अब इन बातों से परिस्थिति पूरी तरीके से बदल जाती है। ये सब करने की बजाय इधर-उधर की शोषेबाजी ज़्यादा होती रहती है। बिल्कुल ठीक बात है, और ऐसी चर्चाएँ होती रहती हैं और इसी की वजह से राजनीति भी बड़ी उल्टी-पुल्टी होती रहती है। हम लोग कई बार चिंता कर रहे थे, धनखड़ साहब कहाँ हैं, धनखड़ साहब कहाँ हैं? धनखड़ साहब बड़ा मुस्कुराते हुए, अच्छे कपड़े पहनते हुए पहुँच गए, उपराष्ट्रपति के बधाई दे दी। तो धनखड़ साहब इतने दिनों से क्या नाटक कर रहे थे या कुछ और खेल है पर्दे के पीछे, क्या लगता है आपको? नाटक नहीं, उनको दबा दिया गया था। उनसे कहा गया था कि आप थोड़े दिनों के लिए हाइबरनेशन में चले जाइए। हाइबरनेशन में जब सर्दी आती है बहुत ज़्यादा और जो पशु-पक्षी उस सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाते तो वो सो जाते हैं उस पीरियड में। उसको हाइबरनेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं शीत स्वाप। तो शीत स्वाप में चले, तो उनको कहा गया था कि अब राजनीति काफ़ी गर्म हो चुकी है, आपकी हरकतों का कर्ण गर्म हो गई है, इसलिए आप शीत स्वाप में चले जाइए। तो हाइबरनेशन में पड़े हुए थे। अब उनका हाइबरनेशन खत्म हो गया है। वो आए अपने और जब उपराष्ट्रपति वाले कार्यक्रम में लोगों से मिले। अब धीरे-धीरे करके वो सक्रिय होंगे। अब वो लोगों को बता रहे हैं सरकार को उन्हें कौन-सा बंगला चाहिए। यानी चंद्रचूड़ साहब, चंद्रचूड़ पार्ट 2 हो जाएँगे वो भी। मेरे ख्याल से चंद्रचूड़ पार्ट 2 नहीं होंगे, क्योंकि धनखड़ जी को अब कुछ मिलने की संभावना नहीं है। वो अब स्थायी रूप से कभी ना खत्म होने वाले रिटायरमेंट में धकेल दिए गए हैं। चंद्रचूड़ जी अभी कुछ बन सकते हैं। धनखड़ साहब मार्गदर्शक मंडल में चले गए। मार्गदर्शक मंडल में भी वो नहीं जाएँगे, क्योंकि मार्गदर्शक मंडल में तो दूसरी स्थिति है। वहाँ पे तो लालकृष्ण आडवाणी है, खुद नरेंद्र मोदी मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं, आप ये देखिए। ये लोग, बहुत कम लोग इस बात को रेखांकित करते हैं कि नरेंद्र मोदी स्वयं मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं। तो मार्गदर्शक मंडल कुछ अजीब सी चीज है वैसे। सही बात है, कोई मानेगा नहीं ना कि मार्गदर्शक मंडल कोई अजीब सी चीज है। कोई स्वीकार नहीं करेगा इस बात को लिए कि मोदी जी भी जाता। अच्छा, क्या आपको लगता है कि 17 तारीख को मोदी जी का हृदय जगेगा कि नहीं? नहीं, अभी ना संघ के पास ना भाजपा के पास मोदी जी का विकल्प है नहीं। ये भले ही कितनी बात सनसनीखेज लगती हो कि 17 तारीख को मोदी जी की रिटायर होने का दबाव होगा, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि संघ के पास और भाजपा के पास मोदी जी का भी विकल्प नहीं है। हाँ, विकल्प की ऊपर निगाह है और मोदी जी की जो विफलताएं हैं वोटों की गोलबंदी करने में और दूसरी विफलताएं हैं, उन सबको नोट किया जा रहा है। मोदी जी का रजिस्टर बन गया है। उस रजिस्टर में मोदी जी की सफलताएं विफलताओं दोनों के कॉलम हैं और उनमें लिखी जा रही है कि इसमें देखो मोदी जी नाकाम रहे, मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर में कितने नाकाम रहे, मतलब 60% नाकाम रहे कि 40% कामयाब रहे। ये सब इस तरह का सब बन रहा है, मोदी जी का रिकॉर्ड पूरा बनाया जा रहा है। मोदी जी का कच्चा चिट्ठा तैयार किया जा रहा है, उसके आधार पे मोदी जी का भविष्य तय होगा। लेकिन वो इतना काले सफेद में नहीं होगा कि 17 तारीख को कह दिया जाए कि भाई आज आप रिटायर हो गए, चलिए, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है, लग यही रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे साथ दिया, बातचीत की, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।